आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं और ये जीओसी का पार्ट 1 है। इसके पहले हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट, वॉल्यूमेट्रिक, गैसियस एनालिसिस सारे ये टॉपिक्स फिनिश कर लिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिया है। आप वो सारे वीडियोस देखना ना भूलें। तो आज का पहला पार्ट हम लोगों का फंडामेंटल पर आधारित होगा जीओसी की। इसकी और भी आगे पार्ट्स आती रहेंगी जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन जीओसी की दी जाएंगी। तो चलिए हम लोग पार्ट 1 से कंटिन्यू करते हैं और आशा करते हैं आप सभी को मेरे जो लेक्चर्स हैं समझ में आ रहे होंगे। और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो स्टूडेंट, ये रहा आज का हमारा टॉपिक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी रिएक्शन में क्या होती है, रिएक्शन होता क्या है? एक पुराना बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड बनता है। ये सबसे सरल भाषा में हम लोग किसी रिएक्शन का व्याख्यान कर सकते हैं। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, आपके पास AB में एक पुराना बॉन्ड है। ये बॉन्ड बच्चों ब्रेक होता है और ये ब्रेक होता है ट्रांजिशन स्टेट में। और इसके ब्रेक होने के बाद A का बॉन्ड C के साथ बनता है। ट्रांजिशन स्टेट में ही ये बॉन्ड ब्रेक होता है और फॉर्म होता है नया बॉन्ड, और इस प्रकार से नया बॉन्ड बनता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने डिफरेंट प्रकार से बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है। तो चलिए उस पहलू पर आते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, हम लोगों को दो प्रकार के बॉन्ड क्लीवेजेस होते हैं। एक होता है हेट्रोलिसिस, एक होता है होमोलिसिस। देखिए इन लोगों का क्या मतलब है। हेट्रोलिसिस की बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यहां पर आप देखिए क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है, वो कार्बन से ज्यादा होती है। तो ये जो बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है और इसको खींचने के बाद कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और Cl के पास इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो जाता है। इस कमी को हम पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज, इसको फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, और Cl पर एक नेगेटिव फॉर्मल चार्ज। तो बच्चों यहां आपने क्या देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस और सॉल्वेंट की मदद से आयनाइजेशन हुआ और आयंस का फॉर्मेशन हुआ। इसको हेट्रोलिसिस बोलते हैं। ये जो हेट्रोलिसिस है, ये किस कंडीशन में उचित होती है, फेवरेबल होती है, इसको देख लें। पहला, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस फॉर्म। देखिए, हेट्रोलिसिस तभी होने को राजी होती है जब वो इस बात का पूरा जानकारी ले लेती है कि आयंस जो बनेंगे वो स्टेबल होंगे। अगर मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हैं तो कितने आतुरता के साथ करेंगे, ये निर्भर करता है कि उसका परिणाम अच्छा है कि खराब है। तो इसका परिणाम चूंकि आयंस का बनना है, तो अगर आयंस स्टेबल होगा तो ये काम आतुरता के साथ होगा, रैपिडली होगा, और इसीलिए आयंस की स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी यहां पर जो कार्बोकेटायन बन रहा है, इसकी बात हम आगे उठाते हैं जब SN1 मैकेनिज्म पढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पहला तो जो आयंस बन रहे हैं वो स्टेबल होने चाहिए, कैटायन भी और एनायन भी। अगली जो चीज है कि सॉल्वेंट का क्या कोई रोल होता है, तो बिल्कुल होता है। एक खास किस्म का सॉल्वेंट हेट्रोलिसिस को सपोर्ट करता है और उस सॉल्वेंट का नाम है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का उदाहरण देखिए, पानी सबसे बेहतरीन उदाहरण है, एसिटिक एसिड एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बॉन्ड की पोलैरिटी तो होती है, यानी ये मॉलिक्यूल में एक डाइपोल मूवमेंट तो होना ही चाहिए, और साथ ही साथ इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की काबिलियत होनी चाहिए। वाटर के पास भी है, एसिटिक एसिड के पास भी है, इथेनॉल के पास भी है। तो हर वो सॉल्वेंट जहां पर एक डाइपोल मोमेंट होता है, एक पोलैरिटी होती है, और उसके पास एक ऐसा हाइड्रोजन होता है जो डायरेक्टली या तो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, या तो नाइट्रोजन से जुड़ा हो, या तो फ्लोरीन से जुड़ा हो, तो उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की काबिलियत होती है। बच्चों आपको बता दें, यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जो आवश्यकता पड़ती है वो क्यों पड़ती है। एडवांस का एग्जाम सारे फंडामेंटल्स पर आधारित होता है, तो ये सारी बात हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, होता क्या है जब आप हेट्रोलिसिस की बात करते हो बच्चों, तो यहां पर आप देखिए ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड पोलैरिटी होती है। यहां पर पार्शियल नेगेटिव होता है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव होता है। ये बॉन्ड को पूरी तरीके से टूटने के लिए सॉल्वेंट का मदद
मदद बहुत जरूरी है। तो यहां पर बच्चों क्या होता है, मान लीजिए आपने इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मान लीजिए वाटर में लिया है, तो बच्चों होगा क्या, ये जो वाटर है इसके अराउंड अपना एक परत बना लेता है। और देखिए इस प्रकार से ये ऐसे परत बनाता है। तो वाटर कहीं ना कहीं एक सहयोग देता है। कैसे देता है, ये जो आप देख सकते हैं निगेटिव वाला पोर्शन है, वाटर अपना पॉजिटिव वाला पोल इसकी तरफ डायरेक्ट कर देता है। ये देखिए इस प्रकार से पॉजिटिव वाला पोल जो वाटर का है इसकी तरफ डायरेक्ट होता है, और ये जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है वाटर का, निगेटिव वाला पोल इसकी तरफ डायरेक्ट हो जाता है इस प्रकार से। तो होता क्या है, वाटर इस बॉन्ड की खींचातानी करता है। वाटर का पॉजिटिव सिरा Cl को इधर खींचता है, ये देखिए इधर खींच रहा है, और ये जो नेगेटिव सिरा है इस कार्बन को देखिए इधर खींच रहा है। तो होता क्या है, इस बॉन्ड में पहले से ही पोलैरिटी होती है, पानी इसको अलग अलग दिशाओं में खींचकर पूरी तरीके से तोड़ देता है। तो ये पोलैरिटी का विशेष यहां पर उपयोग है। ठीक है, अब देखिए ये पोलैरिटी का तो उपयोग आप समझ गए, आखिर इसको प्रोटिक होना क्यों जरूरी है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्या आवश्यकता है। तो बच्चों आपको बता दें, ये जो कैटायन बन रहा है और एनायन बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कैटायन की स्टेबिलिटी तो बहुत हद तक इस पे जो ग्रुप जुड़े होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत हद तक उसमें जो ग्रुप जुड़े हैं उस पर निर्भर करती है। हां, सॉल्वेंट भी मदद करता है, वहां पर जो है एक वहां पर सॉल्वेंट की लेयर अगल बगल क्रिएट होती है और वो मदद करती है, चार्ज को न्यूट्रलाइज करती है, लेकिन जो ग्रुप लगे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो एनायन बनता है इसकी विशेष तौर पर ख्याल रखना पड़ता है, और जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो ख्याल रखता है। कैसे रखता है, देखिए यहां पर हमने एक डायग्राम में दिखाया। ये जो Cl- बन रहा है बच्चों, देखिए वाटर के पास ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन इसकी तरफ जो है आकर्षित हो जाता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से, और इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा Cl के अराउंड, जो इसके पास 4 लोन पेयर होते हैं Cl के पास, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से जो हाइड्रोजन का अट्रैक्शन, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, और इसमें बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, और यही जो एनर्जी रिलीज होता है इस एनायन को स्टेबलाइज करता है। तो ये काबिलियत होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की, तोड़ने में मदद करता है और एनायन की स्टेबिलिटी में मदद करता है। और जब ऐसा होता है तो हेट्रोलिसिस काफी हद तक आगे बढ़ जाता है, प्रोवाइडेड जो कैटायन है जिसको अपना ख्याल काफी हद तक खुद को रखना है, तो वहां पर ऐसे ग्रुप लगे होने चाहिए जो उस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर पाए। तो अगर एक बेहतर कार्बोकैटायन बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एक बेहतर कार्बोकैटायन है जो अपनी ख्याल खुद काफी हद तक रख सकता है, और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो इस प्रकार का हेट्रोलिसिस होना काफी हद तक मुमकिन है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे और करवाएंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, होमोलिसिस। होमोलिसिस में क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं बीच का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो 2 इलेक्ट्रॉन की सहायता से बना होता है, उसमें इक्वली बंटवारा हो जाता है। एक Cl देखिए ये इलेक्ट्रॉन एक ले जाता है, जब एक ले जाता है तो आधा एरो बनाते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन जाता है तो पूरा एरो बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये भाई ले गया, एक इलेक्ट्रॉन ये भाई ले गया, दोनों का ताकत सेम था। और ये जो है होमोलिसिस होता है, होमोलिसिस उसको करवाने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है, या तो लाइट की वहां पर मौजूदगी हो जिसको H से भी लिखा जाता है, या तो तापमान बहुत ज्यादा हो, या तो फ्री रेडिकल, कोई एक्सटर्नल आपने वहां फ्री रेडिकल डाला हुआ है जो उस बॉन्ड को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है होमोलिसिस के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं होमोलिसिस का जो परिणाम है वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर Cl फ्री रेडिकल बन रहा है। तो इसको हम आगे भी और देखते जाएंगे। ये हमने आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 प्रकार के बॉन्ड के क्लीवेज होते हैं, हेट्रोलिसिस और होमोलिसिस। आपको यह भी बता दें होमोलिसिस के लिए भी सॉल्वेंट का एक विशेष रोल होता है। यहां पर आमतौर पे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं बच्चों, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो काफी मददगार होते हैं, क्योंकि वो नॉन पोलर खुद भी होते हैं और यहां पर भी जो इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा है वो नॉन
नॉन पोलर बंटवारा है। तो जिस प्रकार का सॉल्वेंट, जैसे आप CCl4 की बात करिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इस प्रकार के सॉल्वेंट काफी हद तक उपयोगी होते हैं। लेकिन ये जो कंडीशन हमने दी है लाइट की, या तो हाई टेंपरेचर की, या तो फ्री रेडिकल की, ये होना जरूरी है, तभी यहां पर होमोलिसिस होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जिसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ये हम लोग का रिविजनरी क्लास चल रहा है, जिसमें हम आपको सारे फंडामेंटल ब्रीफ तरीके से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ बता रहे हैं। ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है बच्चों, हम लोग को 5 प्रकार के, कार्बोकेटायन, कार्बेन आयन, कार्बीन, फ्री रेडिकल और नाइट्रिन, ये 5 प्रकार के पढ़ने। एक और होता है बेंजाइन, जिसको एडवांस ने अपने कोर्स से हटा दिया है, तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा हमारा पहला इंटरमीडिएट, जिसका नाम है कार्बोकेटायन। बच्चों कार्बोकेटायन, इसका थोड़ा संधि विच्छेद करें तो कार्बन प्लस केटायन, कार्बन जिस पर केटायन कैरेक्टर हो, कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। और ये बच्चों ये ट्राईवैलेंट होता है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड बनाता है, ट्राईवैलेंट होता है, और इसके पास एक पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और यहां पर स्टेरिक नंबर देखें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, लोन पेयर एक भी है नहीं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो स्टेरिक नंबर 3 हो गया। अगर आप VSEPR थ्योरी लगा दें या हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी लगा दें, तो यह हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। और बच्चों इसके पास सेक्सटेट पूरा होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 2 4 2 6, इसका ऑक्टेट इनकंप्लीट होता है, इसका सेक्सटेट पूरा होता है। और इसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है। बच्चों ये एम्प्टी p ऑर्बिटल आया कहां से, तो बहुत सरल है। आप देखिए कार्बन का जो होता है हिसाब किताब, वो होता है 2s2p, ये इसका वैलेंस शेल का हिसाब किताब है। तो s का एक ऑर्बिटल हो गया, और बच्चों p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। अब आप सोचिए 4 ऑर्बिटल है इसके पास, लेकिन यहां पर बॉन्डिंग के लिए कितना इस्तेमाल किया है, 1 2 3। तो एक जो बचा होता है बच्चों, कौन सा बचा होता है, p ऑर्बिटल। तो एक 2p ऑर्बिटल इसका बचा होता है, जो बॉन्ड में इस्तेमाल नहीं करता, वही एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है। और ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी वर्क करता है, क्योंकि इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होता है और इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिटल में खींच लेता है। तो खींचने के लिए क्या चाहिए आपको, खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो खाली ऑर्बिटल इसके पास जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को बाहर से खींच लेता है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने आपको बताई। इसका एक बार जो स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म में बार बार उसका जिक्र होता है। ये आप देख सकते हैं ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है बच्चों। यह 3 इस प्रकार से ट्राइगोनल प्लेनर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का स्ट्रक्चर है। और ये जो प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इसका जो एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, ये जो खाली p ऑर्बिटल है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जिसमें ये बाहर से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर। तो ये बच्चों कार्बोकेटायन की हमने आपसे चर्चा की। अगला जो हमारा इंटरमीडिएट है बच्चों, वो कार्बेन आयन है। कार्बेन आयन का थोड़ा संधि विच्छेद करें तो कार्बन प्लस एनायन, कार्बन वो जो एनायन की तरह हो, जिस पर निगेटिव चार्ज हो। तो यहां पर देखिए बच्चों, ये कार्बन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये फॉर्मल चार्ज है, और ये 3 बॉन्ड बनाता है, और इसके पास एक यह फिल्ड ऑर्बिटल होता है। फिल्ड मतलब कि भरा, और यह लोन पेयर भी कहलाता है। तो इस प्रकार से कार्बेन आयन होता है बच्चों। और यहां पर खास बात है कि कार्बोकेटायन के विपरीत इसका ऑक्टेट पूरा होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को जोड़ें तो 2 2 4 2 6 और 2 8, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता है। और ये बच्चों अगर VSEPR थ्योरी लगाएं, अगर आप VSEPR थ्योरी लगाएं तो इसका जो स्टेरिक नंबर है, स्टेरिक नंबर क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो 3 सिग्मा हो गए, 1 2 3, और एक लोन पेयर हो गया 4। उस लिहाज से हाइब्रिडाइजेशन क्या बनता है बच्चों, sp3। तो sp3 का क्या शेप होता है, ऐसा होना चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन एक लोन पेयर रख दिए हैं। तो जो टेट्राहेड्रल में एक लोन पेयर रखे तो लोन पेयर दिखता नहीं है। जहां भी आप इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर रखते हैं, नॉन बॉन्डिंग पेयर रखते हैं, जो बॉन्ड में भाग नहीं लेते हैं, उसको शेप में नहीं देखते हैं। तो इसको हटा देंगे तो कैसा शेप दिख रहा है, ये पिरामिडल टाइप का शेप होता है, इसीलिए ये हमने लिखा है पिरामिडल। ठीक है, और ये न्यूक्लियोफिलिक भी होता है बच्चों। न्यूक्लियोफिलिक क्यों होता है, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कहीं भी जाकर
इलेक्ट्रॉन देने के काम में आ सकता है। ये एक लुईस बेस है। लुईस की परिभाषा क्या है बेस होने की? कि आपके पास एक फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए जो आप किसी को डोनेट कर सके, लोन पेयर होना चाहिए जो आप डोनेट कर सके। इसके पास होता है तो यह न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग, यानी कहीं पॉजिटिव चार्ज है, कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसका काम आप ले सकते हैं। तो ये बच्चों कार्बन आयन की थोड़ी सी हमने चर्चा की। इसके बाद बच्चों चर्चा का विषय है कार्बीन। बच्चों अगर हम लोग कार्बीन की बात करते हैं तो कार्बीन देखिए दो प्रकार की हमारे पास होती है। एक कार्बीन होती है सिंगलेट, एक होती है ट्रिपलेट। अब बच्चों सिंगलेट और ट्रिपलेट की अगर बात करें तो इसमें क्या अंतर? देखिए कार्बीन की सबसे पहली विशेषता क्या है कि यहां पर बच्चों इसके पास कार्बन जो होता है वह दो बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार से दो बॉन्ड एक्स और वाई से मान लीजिए बना लिया। इसके पास अब जो दो ऑर्बिटल बचे हैं उन दो ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। या तो दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रहेगा या एक एक करके दोनों में रहेगा। अब देखिए तो सिंगलेट कब बोलते हैं? देखिए यहां पर हमने यहां पर CH2 का कार्बीन बनाया है तो आप देख सकते हैं दो लोगों से बॉन्ड बनाया है और इसके पास जो दो ऑर्बिटल बचे हैं उनमें से एक में इसने अपना लोन पेयर रखा। तो कार्बीन के पास दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड में भाग नहीं लेते। अगर बच्चों वो एक ही ऑर्बिटल में बैठे होते हैं तो लोन पेयर कहलाते हैं और इस प्रकार के कार्बीन को हम सिंगलेट स्टेट में बोलते हैं। तो ये सिंगलेट है, इसकी मल्टीप्लिसिटी है सिंगलेट स्टेट की। दूसरा बच्चों इसमें खास बात इसकी क्या है? तो यहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 4 2 6। इसका सेक्सटेट पूरा होता है, ऑक्टेट इनकंप्लीट होता है और क्या sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कैसे sp2 हाइब्रिडाइज हुआ? बच्चों यहां पर एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो 3 3 का क्या होता है? sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन इसका अगर आप शेप का बात करेंगे बच्चों, अगर आप इसका शेप का बात करेंगे तो बेंट शेप होता है। क्यों? क्योंकि है तो ये sp2, तो sp2 का क्या हिसाब होता है? इस प्रकार से होता है ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन एक जगह आप लोन पेयर रख दिए तो जहां लोन पेयर रखते हैं वो नहीं दिखता है तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। देखिए बेंट, मुड़ा हुआ ऐसा, ठीक है। तो बेंड शेप का होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, होना ही है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सेकंड पीरियड का कार्बन है 6, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये सिंगलेट हो गया। अब देखिए ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट में भी बच्चों क्या होता है कि दो ही बॉन्ड बनता है, दो ही यहां पे बॉन्ड बनता है और बचा हुआ दो ऑर्बिटल क्या करता है? वो दो इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डिंग के हैं एक एक बांट लेता है। यानी यहां पर बोले तो हंड रूल फॉलो होता है। हंड्स रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो जितने भी ऑर्बिटल हैं सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो यहां आप देख सकते हैं हंड रूल को फॉलो करता है। लेकिन जो सिंगलेट था वो नहीं कर रहा था क्योंकि दो ऑर्बिटल थे और आपने एक ही में दोनों भर दिए, जबकि आप एक एक भर सकते थे जो हंड रूल होता है। तो पूछा जाए कौन सा कार्बीन हंड रूल फॉलो करता है? ट्रिपलेट करता है, सिंगलेट नहीं करता है। और आपको बता दें हंड रूल जब आप फॉलो करते हैं तो आप स्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए जो ट्रिपलेट होता है, जो हंड रूल फॉलो करता है, जहां इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहता है अलग अलग ऑर्बिटल में, रिपल्शन कम होता है, तो ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होता है सिंगलेट से। ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होता है सिंगलेट से क्योंकि रिपल्शन कम होता है। आमतौर पर जब कार्बीन बनता है बच्चों तो पहले वो सिंगलेट स्टेट में बनता है आमतौर पे। तो जब सिंगलेट स्टेट में बनता है तो बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको तुरंत कंज्यूम नहीं किया तो तुरंत कंज्यूम नहीं करते हैं तो वो क्या करता है? इन द मीनवाइल एक दूसरे से कोलिजन करता है। वहां पर जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनसे एक दूसरे से कोलिजन होता है। इस कोलिजन में वो अपनी एनर्जी को शेड करता है और वो मोर स्टेबल ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है जहां हंड रूल को फॉलो करते हैं इस प्रकार से। और बच्चों यहां देखें, यहां पर अगर सिग्मा बॉन्ड देखें, ये दो सिग्मा बॉन्ड है और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं कर रहे हैं तो स्टेरिक नंबर 2 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp। और कैसा शेप हो जाता है? लीनियर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो होना ही है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, हंड रूल को फॉलो करता है। पैरामैग्नेटिक तो होना ही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। पूछेगा कौन सा कार्बीन डायामैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है? डायामैग्नेटिक है सिंगलेट और पैरामैग्नेटिक है ट्रिपलेट।
ठीक है, और मोर स्टेबल देन सिंगलेट है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर दूर दूर रहता है, हंड रूल फॉलो करता है, रिपल्शन कम होता है, इसलिए ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, मौका देंगे कार्बीन को तो सिंगलेट से ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन तुरंत रिएक्शन करा देंगे तो सिंगलेट वाला रिएक्शन देगा, मौका उसको देंगे तो ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से सारी कहानी चलती है। बच्चों अभी ये जो पार्ट 1 था, इस पार्ट 1 में इतना ही। अगले जो पार्ट में हम लोग मिलेंगे वहां पर हम लोग 2 बचे हुए इंटरमीडिएट डिस्कस करेंगे, नाइट्रीन और फ्री रेडिकल, और साथ ही साथ हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट भी अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगले पार्ट के लिए बहुत ही जल्दी आपको अपलोड होने वाला है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। इस प्रकार से जीओसी को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग एडवांस की तैयारी करते रहेंगे। तो बहुत जल्दी अगला पार्ट आने वाला है, तब तक अपना बहुत विशेष ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।